नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे कि ज्ञानवापी में सर्वे शुरू हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग चुकी है और एएसआई ने फर्श की जमीन बाहरी दीवारों को परखा। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि हम सर्वे के हाईकोर्ट के आदेश पर दखल क्यों दें, और कहा कि आप हर फैसले को एक ही आधार पर हर बार नहीं दे सकते हैं चुनौती। और हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम ने 6.5 घंटे तक सर्वे किया है और सुरक्षा के यहाँ तगड़े इंतजाम भी रहे और मस्जिद पक्ष की ओर से सर्वे में कोई शामिल नहीं हुआ है। एक तो आप लोगों को ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में मालूम होना चाहिए। तो आप देखते हैं कि काशी में शिव जी का एक बहुत ही विशाल काय मंदिर था। कहते हैं कि मध्यकाल में इसी मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। और आदिकाल में हिंदू पुराणों के अनुसार काशी में विशाल काय मंदिर में आदिलिंग के रूप में आविमुक्तेश्वर शिवलिंग स्थापित हुआ। फिर आप देखते हैं कि कहते हैं प्राचीन काल में ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने अपने कार्यकाल में पुनः जीर्णोद्धार करवाया। फिर आप लोग 1194 में आ जाइए। इस भव्य मंदिर को बाद में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तोड़वा दिया था। कब? 1194 में। फिर आप लोग 1447 में, ये डेटे आप लोग याद रख सकते हैं। 1447 में मंदिर को स्थानीय लोगों ने मिलकर फिर से बनाया, परंतु जौनपुर के सरकी सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया और मस्जिद बनाई गई। हालांकि इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद भी है। फिर आप लोग 1585 में आइए। 1585 में पुनः राजा टूर्नलमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। फिर आप देखते हैं कि 1632 में आ जाइए। मंदिर को शाहजहां ने आदेश पारित कर इसे तोड़ने के लिए सेना भेज दी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तो तोड़ नहीं सकी, लेकिन काशी के अन्य 63 मंदिरों को तोड़ दिया गया। फिर आप देखिए 1669 में आ जाइए। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया और यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। एलपी शर्मा की पुस्तक मध्यकालीन भारत में इस ध्वंस का वर्णन भी है और साकी मुस्तई खां द्वारा लिखित मासीदे आलमगिरी में भी इसके संकेत मिलते हैं। 1669 में 2 सितंबर 1669 की बात है, औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा करने की सूचना दी गई और तब ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद बनाई गई। फिर आप देखते हैं कि 1735 आ जाइए। तो मंदिर टूटने के 125 साल तक कोई विश्वनाथ मंदिर नहीं था और इसके बाद साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिषद के पास काशी विश्वनाथ मंदिर की बनवाया। फिर आप देखें कि आप लोग आ जाइए 1809 में। तो आप देखेंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद पहली बार गरमाया जब हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद को उन्हें सौंपने की मांग की गई। फिर आप देखिए 1810 में आ जाइए और 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। फिर आप देखिए 1829-30 में ग्वालियर की महारानी बेजाबाई ने इस मंदिर में ज्ञानवापी मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने वहां विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित करवाई। फिर 1883-84 में ज्ञानवापी मस्जिद पर पहला जिक्र राजस्व दस्तावेजों में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज किया गया है। फिर 1936 में आ जाइए। 1936 में दायर एक मुकदमे पर वर्ष 1937 के फैसले में ज्ञानवापी को मस्जिद के तौर पर स्वीकार किया गया। फिर 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। 1991 में आप देखिए हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और प्रोफेसर राम रंग शर्मा ने मस्जिद और संपूर्ण परिसर में सर्वेक्षण और उपासना के लिए अदालत में एक याचिका दायर की। 1991 में मस्जिद सर्वेक्षण के लिए दायर की गई याचिका के बाद संसद ने उपासना स्थल कानून बनाया। तब आदेश दिया गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे में नहीं बदला जा सकता है।
कि इस तरह के विवाद हिंदू मुस्लिमों में या किसी और भी धर्म में ना हो, लेकिन उस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी। 1993 में विवाद के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। 1998 में कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे की अनुमति दी, जिसे मस्जिद प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद कोर्ट द्वारा सर्वे की अनुमति रद्द कर दी गई। 2018 आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की वैधता 6 माह के लिए बताई। 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई होती है और 2021 में कुछ महिलाओं द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की आज्ञा मांगी और सर्वे की मांग की। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आप देखिए ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी और 2002 में आप देखते हैं कि इसका सर्वेक्षण भी हुआ। तो ये कहानी है आप देखिए पूरी ज्ञानवापी और शिव भगवान के मंदिर की। ASI के बारे में आप लोग याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात कर रहा हूं। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के समय। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं कि क्या क्या होता है, सर देखते रहेंगे हम लोग, ठीक है। आप देखिए नूह में दंगाइयों के ठिकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर और आप देखिए हिंसा में शामिल रोहिंग्या और घुसपैठियों के अवैध कब्जों पर हुई कार्रवाई। नलहड़ में शिव मंदिर के पास पहाड़ी पर बने 300 अवैध निर्माण। ये आप लोगों को मालूम है कि अभी हरियाणा में जो हिंसा हुई थी उसी की बात हो रही है। सिख के साथ सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 सिद्धि पर लगाई रोक। ये आप देखते हैं कि राहुल गांधी की मोदी सरनेम पर जो टिप्पणी थी उस पर आप देखते हैं कि 2 साल की सजा हुई थी और आपने देखा होगा कि इनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी, तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे आप देखते हैं कि रोक लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में उसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। तो आप देखिए मानहानि क्या होता है। संविधान के तहत भारत के हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को अपमानित करने का अधिकार भी है। और IPC की धारा 499 में मानहानि को परिभाषित किया गया। इसके अनुसार अगर कोई बोलकर, लिखकर, पढ़कर या फिर इशारों में या तस्वीरों के जरिए किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर लांछन लगाता है तो इसे मानहानि कहते हैं। और आप देखिए झूठा लांछन लगाता है, अगर आप कोई चोर है या आप देखिए कोई नेता भ्रष्ट है उसके बारे में भ्रष्ट कहते हैं तब प्रॉब्लम नहीं है कोई। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर, बोलकर, लिखकर, पढ़कर, इशारों या फिर तस्वीरों वीडियो के जरिए किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर लांछन लगाता है तो वो भी मानहानि के दायरे में आता है। और फिर आप देखते हैं कि IPC की धारा 500 के तहत 2 साल तक की अधिकतम सजा तय की गई है और राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा तय हुई थी। और जब 2 साल की सजा तय होती है ना तो फिर आप देखते हैं कि सदस्यता चली जाती है। तो कब क्या हुआ ये आप देखिए। अब आप देखिए 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक में कोलार की एक चुनावी रैली में कहा कि सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी क्यों होता है। 15 अप्रैल 2019 को सूरत से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया। 23 मार्च 2023 को सूरत की मेट्रोपॉलिटन अदालत ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को मानहानि का दोषी पाया, 2 साल की जेल की सजा सुनाई। 24 मार्च 2023 आप देखिए 23 को राहुल गांधी को संसद सदस्यता के रूप में आयोग कर दिया गया। 20 अप्रैल को 2023 को सूरत सत्र अदालत ने उन्हें जमानत दी, लेकिन 2 सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 7 जुलाई 2023 को गुजरात हाईकोर्ट ने 2 सिद्धि पर रोक लगाने की मांग करने वाली राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता की 2 सिद्धि पर रोक लगा दी है। सहारा निवेशकों को मिलने लगी फंसी हुई रकम। गृह मंत्री ने पहले चरण में 112 लोगों के खाते में डाले 10-10 हज़ार रुपये। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर 33 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। तो आप देखते हैं कि उसी की बात हो रही है, कई लोगों के फंसे होंगे। तीनों सेनाओं के कर्मियों पर अब एक संस्था करेगी कार्रवाई। लोकसभा ने शुक्रवार को वह विधेयक पारित कर दिया जिसमें आप देखिए कमांडर इन चीफ, ऑफिसर इन कमांड को सैन्य संगठनों में कर्मियों की अनुशासनिक और प्रशासनिक कार्रवाई के ज़्यादा अधिकार मिलते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन बिल सैन्य बलों को मजबूत करने की सरकार की योजना का हिस्सा है। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि आप देखते हैं कि हमारी तीनों सेनाओं की ज़रूरत है, जल हो, थल हो, चाहे आप देखते हैं कि आपका वायु हो। और बिल की बात करें तो जब तक लोकसभा राज्यसभा में कोई प्रस्ताव आता है ना तो उसे आप लोग बिल कहते हैं।
क्या कहते हैं, बिल। और जैसे आप देखते हैं कि विधेयक और बिल, और आप देखते हैं जैसे ही राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है आपका। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से मलबे में आप देखिए दबे 20 लोग, 3 के सब निकाले गए हैं। और आप देखते हैं कि मौसम ही चल रहा है, तो उस कारण भी आप देखते हैं कि ये हो जाता है, इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। भूस्खलन क्या होता है? एक भूवैज्ञानिक घटना है ये, और जिसमें आप देखिए धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का भाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आज चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा चंद्रयान 3, और शाम 7 बजे यान को चांद की कक्षा में प्रवेश कराया जाना है। और लॉन्चिंग के बाद से 5 बार यान की कक्षा में बदलाव किया गया है। इसरो ने कहा है कि चंद्रमा की ओर बढ़ रहे यान ने पूरा किया 2/3 सफर। 14 जुलाई को रवाना हुआ चंद्रयान 30 अगस्त को चांद पर उतरेगा। और इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना आप देखते हैं कि कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चौथा देश होगा भारत। अब तक अमेरिका, रूस, चीन ने भी चांद की सतह पर अपने लैंडर उतारे हैं। भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के तहत लैंडर को उतारने का प्रयास किया। हालांकि आप देखिए कि आखिरी क्षणों में लैंडर ने से संपर्क टूट गया और उसका क्रैश लैंडिंग हो गई। और इस बार लैंडिंग सफल रहने के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। लॉन्च व्हीकल यानी रॉकेट की लागत को हटा दें तो चंद्रयान 3 की कुल लागत आप देखिए 250 करोड़ है। अन्य देशों की औसत लागत इससे कई गुना ज़्यादा होती है। और यान में 3 मॉड्यूल हैं। चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल हैं, प्रोपल्सन, लैंडर और रोवर। प्रोपल्सन मॉड्यूल में स्पेक्ट्रोपॉलीमेरिटी ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ सेफ पेलोड है। यह चांद की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेगा। लैंडर में चांद की सतह व वातावरण के अध्ययन के लिए 3 पेलोड हैं। और साथ ही आप देखिए इसके साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का भी एक पेलोड भेजा गया है। रोवर में 2 पेलोड हैं जो आप देखिए लैंडिंग साइट के आसपास का अध्ययन करेंगे। प्रोपल्सन मॉड्यूल चांद की सतह से 100 किलोमीटर दूर से लैंडर रोवर को छोड़ कर देगा। इसके बाद लैंडर अपने साथ रोवर का लेकर चांद की सतह पर लैंड करेगा और वहां रोवर उससे अलग हो जाएगा और लैंडर रोवर एक चंद दिवस तक अध्ययन करेंगे। यह अवधि पृथ्वी पर 14 दिन की बराबर होती है। चलिए तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी ही खबरें हैं, ये भी पढ़ लिया करिएगा आप लोग। हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस जयंत DERC के अंतरिम अध्यक्ष नियुक्ति हुए। याद देखिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के। ये लोकसभा ने इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल किया है पारित। और आप देखते हैं इससे लोकसभा ने शुक्रवार को वह विधेयक पारित कर दिया जिसमें कमांडर इन चीफ आप लोगों को बताया ना, उसी की बात हो रही है। लोकसभा में आप देखते हैं कितनी सीटें हैं, टोटल 543 सीटें हैं। उच्च शिक्षा में शोध का इंजन स्टार्टअप करेगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। लोकसभा में पेश बिल कॉलेजों में अनुशंसा की संस्कृति विकसित करेगा और बिल में निजी क्षेत्र की मदद से 50,000 करोड़ रुपए की फंड की व्यवस्था करने की बात हो रही है। ये आप देखिए लोकसभा ने शुक्रवार को भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया। इसमें राष्ट्रपति को भारतीय प्रबंधन संस्थानों का विजेटर बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें ये आप देखिए संसद में उत्तर दिए जा रहे प्रश्नों के। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए करीब 40,000 मरीजों ने आप देखिए कराया पंजीकरण। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 13,430 मरीजों का पंजीकरण। अगले प्रत्यारोपण की जरूरत वाले भारतीयों का डाटा उपलब्ध नहीं है इसमें। सेना के तीनों अंगों में आप देखिए कुल 11,414 महिलाएं कार्यरत हैं, ये भी कहा जा रहा है। राज्यसभा सभापति धनखड़ ने दीपेंद्र हुड्डा से मांगी गुरु दक्षिणा। मेयो कॉलेज में धनखड़ रह चुके हैं हुड्डा के अभिभावक, देख लीजिए। भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव के मद्देनजर सांसदों को जारी किया व्हिप। व्हिप का मतलब होता है कि सभी को उपलब्ध होना है
और आप देखते जो काम किया है उसके एवज में उसी के पक्ष में करना है। ठीक है। भारत कजाकिस्तान के बीच वार्ता मजबूत होंगे सुरक्षा, आप देखते हैं संबंध। पराली के धुएं से इस बार मिल सकती है राहत, चालू सत्र में पराली जलाने के मामले को शून्य करने का लक्ष्य रखने की बात हो रही। किसानों को जागरूक करने पर भी ध्यान देना होगा, और जागरूक से ही आप देखते हैं सब कुछ हो सकता है। अगर आप सोचे कि जुर्माना लगाकर आप कुछ कर सकते हैं, ये संभव भी नहीं है। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने से ही राष्ट्र होगा सशक्त, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे। केंद्रीय गृह मंत्री की संसदीय राजभाषा की 38वीं बैठक की अध्यक्षता की है। स्थानीय भाषाओं के सम्मान से मिलेगा राजभाषा को स्वीकारता। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को चौथी बार मिला है सेवा विस्तार। सरकार की नीति व कूटनीति में प्राथमिकता फॉर क्रिटिकल माइंस, ये आप देखते हैं कि बेहद आवश्यक खनिजों को लेकर हाल में उठाए गए कदम। देश की समुद्री सीमा के पास खनिजों की खोज और उत्खनन संबंधी विधेयक को मंजूरी है, और 6 परमाणु खनिजों के खनन की मंजूरी निजी क्षेत्र को देने का प्रस्ताव है। देश की आर्थिक प्रगति के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों का चयन किया गया। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के खनिजों की सबसे बड़ी जरूरत। खनन मंत्रालय के सचिव ने कहा है कि 75 वर्षों में जो काम खनन में नहीं हुआ है उसे दे रहे अंजाम। चलिए, ये आप देखेंगे कि संसद के दोनों सदनों में अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और नियमन संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी मिली है, जिसमें हम सभी अभी जितने क्षेत्र में खनिजों की खोज कर पाते हैं उससे 60% से ज़्यादा क्षेत्रों में खोज कर सकेंगे आप लोग। ये आप देखिए राजनीति की खबरें हैं। बाकी आप देखते हैं कि राहुल गांधी को आप देखते हैं कि राहत मिल गई तो खुश हैं। ये भूगर्भ में आप देखते हैं कि 20 मीटर के नीचे का सच सामने लाएगी जीपीआर तकनीक। आजकल आप देखते हैं कि तकनीकों का अलग ही समय आ चुका है। यूवी इमेजिंग, एक्सरे चित्रण, पराश्रव्य ध्वनि छाया। आईआईटी बेचू के मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश सिंह ने बताया कि पुरातात्विक व ऐतिहासिक वस्तुओं को बिना क्षति पहुंचाए उसका पूरा विवरण सामने ला देने वाले अनेक गैर विनाशकारी परीक्षण पद्धतियां इंजीनियरिंग में प्रयोग में की जाती हैं, और इनमें भी ज्ञानवापी का सत्य जाना जा सकता है इनसे। और कुंड में शिवलिंग है या फव्वारा, इसका पता भी लगाया जा सकता है। इसके लिए एक्सरे चित्रण, एक्सरे रेडियोग्राफी, पराबैंगनी किरण छायांकन, यूवी इमेजिंग और पराश्रव्य ध्वनि छायांकन, अल्ट्रासोनिक साउंड इमेजिंग का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखिए संगठनात्मक विश्लेषण, एलिमेंटल एनालिसिस तकनीक से भी आप देखिए जान सकते हैं कि शिवलिंग के ऊपर आसपास किस तरह के पदार्थ प्रयुक्त हैं। देशभक्ति का जज्बा पैदा करेगी बलिदानी पर कामिक पुस्तक। एक कुपवाड़ा में बलिदानी की पत्नी ने बुक का किया विमोचन। प्रतिमा का भी अनावरण। अशोक चक्र विजेता ने 3 आतंकियों को मार गिरते हुए दिया था बलिदान। और आप देखते ईमानदारी से कोई अपना कर्तव्य निभा रहा है तो हमारी सेना है। रात में दस्तक से नहीं डरते सीमांतवासी, विदेशी आतंकियों की जगह पर्यटक ने ली। ये आप देखें 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। देखिए यहाँ 370 35 से हट चुका है। जम्मू कश्मीर के 2 भागों में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया है, वहीं की बात हो रही है। अब आप देखिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, आप सभी जानते हैं। चीता परियोजना के क्रियान्वयन कार्य योजना में नहीं होगा बदलाव। कूनू नेशनल पार्क में आप देखते हैं कि चीतों की जो लगातार मौत हो रही है ना, उसी के लेकर बातें हुई। और ये आप देखिए अफ्रीका महाद्वीप से में आप देखिए दक्षिण अफ्रीका नामीबिया से लाए गए हैं मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में।
घृणास्पद बयान भाषण पर कानून लागू करने में आ रही असली दिक्कत। एक और क्या है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कहा कि ऐसे मामलों को हल करने के लिए पुलिस वालों को संवेदनशील बनाने की जरूरत है और नफरत फैलाने वाले भाषणों का समाधान सामूहिक प्रयासों से ही खो जा सकता है। हर जगह आप देखिए नफरत ही नफरत फैलती दिखाई दे रही है। इस्तीफा दे जज ने कहा कि आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस देओ दिसंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तो कई वकीलों की मौजूदगी में कोर्ट में यह ऐलान किया है इन्होंने, और उन्होंने अपना कारण तो नहीं बताया, लेकिन वहाँ कहा हुआ है अपने आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकते हैं। चलिए, इतिहास संघ इको टूरिज्म एवं ग्रामीण संस्कृति से परिचित कराता है बुंदेलखंड। पर्यटन का नया केंद्र बन रहा है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, चित्रकूट और निवाड़ी क्षेत्र मंदिर के लिए धरोहर के साथ आकर्षित करता प्राकृतिक सौंदर्य। आप देखिए वहाँ, आप लोग ओरछा चले जाइए और बहुत से सारे किले टीकमगढ़ में आप लोग देख लीजिए। और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है, ये भी याद रखिएगा। अब आप देखेंगे कि ये आपका संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। स्वस्थ भारत का संकल्प, ये आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि अच्छा स्वास्थ्य मानव प्रगति और समृद्धि की आधारशिला है। आने वाले भविष्य में उन्हीं समाजों का होगा जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्याप्त संसाधन लगाएंगे। पीएम के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार के दृष्टिकोण देश के सबसे असहाय और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को किफायती गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस दिशा में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक आयुष्मान भारत कार्यक्रम की घोषणा की और इस कड़ी में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का एक अनूठा संगम है। और देश में लगभग आप देखिए 1,60,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। इनमें आप देखिए वेलनेस सत्र का आयोजन किया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को 2.38 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। वे पूरे भारत में आप देखिए 28,351 सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 5.3 करोड़ से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं और उन्हें आप देखिए 61,501 करोड़ रुपए का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया है। और इससे देश में स्वास्थ्य पर जेब से किए गए खर्च में भारी कमी आई है। और जो आप देखते हैं कि पहले परिवारों को गरीबी में धकेल दिया जाता था, वे आंकड़े दिखाते हैं कि देश यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर तेजी से बढ़ रहा है। और 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति स्पष्ट रूप से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मार्ग निर्धारित करती है। यह नीति स्वास्थ्य पर जेब से किए गए खर्च को कम करके स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर जोर देती है। भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी खर्च को बढ़ाकर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार के महत्व को समझता है। उपलब्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों के अनुसार वित्त वर्ष 2013-14 से 2019-20 तक आंकड़ों पर आधारित सरकारी स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि और जेब से किए गए खर्च में कमी देखती है। और भारत में सरकारी स्वास्थ्य व्यय में निरंतर बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसमें आप देखते हैं वित्त वर्ष 2013-14 और 2019-20 के बीच कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत में 28.6% से 41.4% तक वृद्धि हुई है। और प्रति व्यक्ति के संदर्भ में बात की जाए तो इसी अवधि के दौरान सरकारी स्वास्थ्य व्यय 10,042 रुपये से बढ़कर 2,014 रुपये हो गया है। इस व्यय को यदि सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी के संदर्भ में व्यक्त किया जाए तो इसी अवधि के दौरान यह 1.15% से बढ़कर 1.35% हो गया है। कुल स्वास्थ्य व्यय में जेब से किए व्यय की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2013-14 में 64.2% से घटकर 2019-20 में 47.1% हो गई। यह सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर किए गए व्यय की वृद्धि से संभव हुआ है। और स्वास्थ्य पर जेब से होने वाले खर्च में लगातार गिरावट से यही संकेत मिलता है कि हम देश में एक सुदृढ़ एवं प्रगतिशील स्वास्थ्य प्रणाली को साकार रूप देने के करीब हैं। सरकारी स्वास्थ्य व्यय में यह वृद्धि लोगों की देखभाल के लिए सार्वजनिक सुविधाओं के बढ़ते उपयोग में भी परिलक्षित होती है। जनजातीय स्वास्थ्य पहल सहित निःशुल्क औषधि सेवा पहल, निःशुल्क निदान पहल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, उन्नत स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन आवंटन, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाएं और राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा,
और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम इत्यादि जैसे विभिन्न अद्वितीय कार्यक्रमों ने समाज द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की उपयोगिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बिंदु का उल्लेख प्रासंगिक हो जाता है कि स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और इसके साथ ही व्यय की दिशा व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की ओर है। और वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य व्यय के हिस्से के रूप में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यय का हिस्सा वित्त वर्ष 2013-14 में 51.1% से बढ़कर 2019-20 में 55.9% हो गया। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में जितना अधिक निवेश होगा उतनी ही उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता कम होगी और जिससे निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलेगा और लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त भारत में स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय वित्त वर्ष 2013-14 में 6% से बढ़कर आप देखिए 2019-20 में 9.3% हो गया, क्योंकि वेलनेस सेंटर देश में लाखों लोगों के लिए स्वास्थ्य के प्रति वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं और देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का एक विकसित रूप दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में स्वास्थ्य भारत सरकार की एक सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। और इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि सरकार ने स्वास्थ्य प्रणालियों को अधिक लचीला बनाने के लिए विभिन्न चैनलों के माध्यम से अतिरिक्त धन आवंटित किया है और जिनमें आप देखिए स्वास्थ्य अनुदान आयोग, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य पहल, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आदि शामिल है। और पूरी तरह से लागू हो जाने पर ये सब ही पहल एक सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में आप देखते हैं सामने आएगी। और इसके साथ केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन, पोषण अभियान, जल जीवन मिशन, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस पहल, फिट इंडिया मूवमेंट, ईट राइट इंडिया मूवमेंट इत्यादि का सूत्रपात कर स्वास्थ्य के निकट निर्धारकों को प्रमुख महत्व दिया है। और वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के बीच स्वच्छ भारत मिशन के लिए बजटीय आवंटन में 3,000 करोड़ और जल जीवन मिशन के लिए आप देखिए 10,000 करोड़ और पोषण अभियान के लिए 291 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। और बीमारी की रोकथाम और समुदाय के सदस्यों के बीच स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। स्वास्थ्य एवं कल्याण के प्रति सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण निश्चित रूप से देश को सबका साथ, सबका विकास, सबका स्वास्थ्य की सच्ची भावना में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करने में मदद करेगा। लेखक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया साहब के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। सरकार में मंत्री हैं। और एक बात आप देखिए, किसी भी देश को आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ना है, तो उसे शिक्षा और स्वास्थ्य तो हर हाल में मिलना चाहिए। और कई देशों में ऐसी व्यवस्था है जहाँ कितनी भी महंगी, कितनी भी आपको शिक्षा प्राप्त करनी, कितना भी आपका बड़ा इलाज होना है, बिल्कुल फ्री होता है। ये आप देखिए, नूर से निकली लपटों के मायने, नूर जैसी हिंसा की प्रवृत्ति दूसरे राज्यों में भी दिख रही, इसलिए छानबीन का दायित्व एनआईए को दिया जाना चाहिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। ये आप देखते हैं जो हिंसा हुई है अभी हरियाणा में, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। हरियाणा के नूर जिले में हुई हिंसा ने हर संवेदनशील भारतीय को झकझोर कर रख दिया। यह अलग बात है कि जिस स्वरूप में चर्चा मणिपुर की हो रही है वैसी नहीं, नूह की नहीं है और पहले से पुलिस द्वारा अनुमति प्राप्त और कई वर्षों से चलने वाली वार्षिक धार्मिक यात्रा को केंद्र बनाकर किए गए हमलों में अगर पुलिस पर कर्मियों को गोली मारी जाए, यात्रा में शामिल लोग कई घंटों तक चारों तरफ हो रही गोलीमारी, पत्थरबाजी के बीच मंदिर में छिपे रहने की व्यवस्था हो, तो रास्ता इस तरह जाम कर दिया जाए कि पुलिस बल आगे ना जा सके और केंद्र को सुरक्षा बलों को एयर ड्रॉप करना पड़े, तो इसकी भयावह स्थिति कुछ नहीं हो सकती। दरअसल नूह के नल्हड़ स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद यात्रा गांव सिंगार की ओर जा रही थी। अचानक नूर में खुल्ला मोड़ के पास लोगों के समूह ने पहले उसे घेरा और फिर आप देखिए पथराव करने के साथ गोलियां भी चलाई जाने लगी। इस बीच आप देखिए नूर अनाज मंडी स्थित साइबर क्राइम थाने पर भी हमला कर दिया गया। जब थाने पर हमले हुए और पुलिसकर्मियों को जान बचानी पड़े तो आम आदमी की सुरक्षा कैसे हो। और आप देखते हैं ये सब पहले आप देखिए हमारी इंटेलिजेंसों का भी फैलिया है कि जब आप देखते हैं कि इस तरह की होती हैं, हर बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो सुरक्षा आपको देनी चाहिए। ऊर्जा, मित्रता की तलाश मानव जाति की सहज वृत्ति है और एक सच्चे मित्र की प्राप्ति उसका सौभाग्य है। मित्रता मन की प्यास है और जिसके लिए मनुष्य तड़पता रहता है और वह बड़ा ही भाग्यवान है जिसका प्रयास बुझ जाती है जिसकी। चलिए देख लीजिए, ये आप देखिए यहाँ भी सच सामने लाने का प्रयास ज्ञानवापी परिषद की जो सर्वेक्षण चल रहा है। नई नीति नई उम्मीद, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों को आकर्षित करने के लिए कैबिनेट का सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्योग
नीति को मंजूरी प्रदान करना निश्चित रूप से उम्मीद जगाने वाला है। इससे पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे, पलायन पर भी अंकुश लगेगा। अंतरिक्ष में फैले कचरे की समस्या, तो आप देखिए बीते दिनों एओलस नामक एक निष्क्रिय मौसमी निगरानी उपग्रह को यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश कराकर अटलांटिक महासागर में गिराने में कामयाबी मिली है। और इस प्रकार एओलस पहला ऐसा निष्क्रिय उपग्रह बन गया है जिसे पृथ्वी पर सफलतापूर्वक क्रैश करवाया गया है और इसे अंतरिक्ष में फैले कचरे की समस्या से निपटने की कवायद के तौर पर देखा जा सकता है। और ईएसए ने 2030 तक अपने सभी मिशनों को इस प्रकार डिजाइन करने की प्रतिबद्धता जताई है डिजाइन अंतरिक्ष में कचरे के जोखिम को कम किया जा सके। मनुष्य ने आप देखिए अपनी गतिविधियों से जल, जमीन, हवा, आकाश, नदियों, समुद्रों, पहाड़ों आदि सभी जगहों पर भयंकर प्रदूषण करके न सिर्फ अपने ऊपर बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है। अब तक सोचा जा रहा था कि पृथ्वी और इसके पर्यावरण को ही मनुष्य प्रदूषित कर रहा है, मगर अब आप देखिए पृथ्वी और इसके वातावरण को छोड़कर अंतरिक्ष में भी मानव निर्मित अंतरिक्ष यानों, रॉकेटों, उपग्रहों से उत्पन्न मलबे खतरनाक अंतरिक्ष प्रदूषण का रूप ले रहे हैं। इसलिए अब अंतरिक्ष सक्रिय उपग्रहों और अंतरिक्ष यात्रियों या अंतरिक्ष दूरबीनों और अंतरिक्ष स्टेशनों के लिए ज़्यादा सुरक्षित नहीं रह गया है। छोटे बड़े मिलाकर लगभग आप देखिए 17 करोड़ पुराने रॉकेट निष्क्रिय हो चुके उपग्रहों के टुकड़े 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। और अंतरिक्ष में मनुष्य के दखल का इतिहास सिर्फ 6 दशक पुराना है। और आप देखिए अक्टूबर 1997 में सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 के बाद से हजारों रॉकेट, उपग्रह, स्पेस प्रोब और टेलीस्कोप अंतरिक्ष में भेजे गए। ऐसे में वक्त के साथ अंतरिक्ष में कचरा बढ़ने की रफ्तार भी बढ़ती है और यह कुछ वैसा ही है जैसे पृथ्वी के कई पहाड़ों पर अत्यधिक पर्वतारोहण की वजह से आप देखिए तरह तरह के कूड़े करकट के अंबार लगे हैं। उसी तरह से अंतरिक्ष में आप देखिए पृथ्वी की कक्षा में कबाड़ की एक चादर फैल गई है। अंतरिक्ष का कचरा मानव जाति और आप देखिए इस पृथ्वी के समस्त जीव जगत के लिए घातक है। अगर ये अनियंत्रित टुकड़े घनी बस्तियों पर गिरते हैं तो जान माल दोनों की बड़ी हानि हो सकती है। आज जिस तरह से आप देखिए सभी देश अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों को अंजाम दे रहे हैं उस तरह से तो निकट भविष्य में अंतरिक्ष में भीड़ और भी बढ़ेगी और इससे दुर्घटना की संभावना भी बढ़ेगी। ऐसे में आप देखिए ईएसए द्वारा निष्क्रिय उपग्रह को पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करवाकर नष्ट करना एक सराहनीय और बाकी देशों की स्पेस एजेंसियों के लिए अनुकरणीय पहल है। यहाँ भी कुछ आप देखिए छोटे छोटे कॉलम है, देख सकते हैं। नफरती और भड़काऊ भाषणों पर सख्ती, राजनीति एक संवेदनशील विषय है। छोटे छोटे राजनीतिक निर्णयों से ही राष्ट्र जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि वर्तमान परिदृश्य में राजनीति से तर्क और संवेदनशीलता दोनों ही गायब होते जा रहे हैं। कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए जा रहे नफरती भड़काऊ भाषणों से सामाजिक परिवेश दूषित हो रहा है और लिहाजा इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए ताकि देश में आप देखिए सामाजिक सद्भाव कायम रहे। मियाँ मोरी में तो टमाटर की खइयों, ये चलिए आप लोग खरी खरी तंज कसा जा रहा है। टमाटर देख रहे हैं, जाति है जो कभी जाति नहीं है। ये आप देखिए यार में जाति आधारित गणना की ज़्यादा बातें हो रही हैं, जातियों की गणना की। कुशल नेतृत्व से आगे बढ़ता देश, कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के साथ वहां शांति कायम करना और अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण, इन दोनों दो बड़ी चुनौतियों से निपटने में वर्तमान नेतृत्व सक्षम साबित हुए। वर्तमान सरकार की बात कर रहे हैं। लैपटॉप पीसी के आयात पर तुरंत प्रतिबंध नहीं है, सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है। और विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इन वस्तुओं के आयात के लाइसेंस आवेदन के लिए तैयार किया पोर्टल। केंद्रीय मंत्री बोले विश्वसनीय हार्डवेयर उपलब्ध कराना आयात में कमी लाना सरकार का उद्देश्य है। गेहूं के आयात शुल्क में कटौती पर विचार कर रही है सरकार। और $1 अरब से ज़्यादा घटा विदेशी मुद्रा भंडार। टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया पंच का सीएनजी वेरिएंट। ऑयल इंडिया को मिला महारत्न कंपनी का दर्जा, चलिए ये भी आप लोग याद रखें। सार्वजनिक क्षेत्र की आप देखिए 13वीं कंपनी बन चुकी है। 7वें दौर में 6 कोयला खदानों की नीलामी। दूसरी तिमाही में घरेलू स्मार्टफोन बाजार में 6% की गिरावट हुई है। अप्रैल जून 2023 के दौरान 5G स्मार्टफोन की कुल थोक बिक्री में 45% की बढ़ोतरी। सैमसंग ने बेचे सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन।
जून तिमाही में एसबीआई की शुद्ध लाभ में दोगुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। एसबीआई, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, और खासकर बैंक एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है, समझ रहे हैं। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चीन की जगह दुनिया की फैक्ट्री बनने के करीब है भारत, ये आप देखिए महेंद्रा साहब कह रहे हैं। ये चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जनहित याचिका खारिज कर दी है। और ये आप लोगों को चुनाव आयोग की अगर हम लोग बात करें ना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आप देखेंगे इसकी स्थापना की बात की गई। 324 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। पाक नेशनल असेंबली 9 अगस्त को होगी भंग। आप देखें पाकिस्तान में फिर से चुनाव होंगे, आप देखेंगे। ठीक है, हमारा पड़ोसी भी है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की सीमा लगती है। ये तोसा खाना मामले में इमरान को हाईकोर्ट से राहत, निचली अदालत का फैसला रद्द किया है। तोसा कहना का मतलब है जो उपहार मिलती है ना यहाँ के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उसे आप देखते हैं कि इसमें जमा करवा दिया जाता है। उसी में हेरा फेरी का आरोप लगा है इन पर, इमरान खान पर। कोर्ट में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं निर्दोष हूँ। ये आप देखिए 2020 के राष्ट्रपति चुनाव परिणाम को पलटने के प्रयास के आरोप लगे हैं इन पे। आईएनएस सह्याद्री पर पपुआ न्यू गिनी के पीएम का सम्मान समारोह देख लीजिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आलोचक नवलनी को 19 साल की सजा हुई है। अब आप देखेंगे अमेरिका में विश्व धर्म संसद को संबोधित करेंगे लोकेश मुनि साहब। विश्व धर्म संसद की बात हो रही ना, शिकागो में, अमेरिका। ये नासा का स्पेस एक्स फाल्कन नाइट रॉकेट 25 को भरेगा, आप देखेंगे उड़ान। सेना दिवस पर ड्रोन से बनाई आकृतियां, ये आप देखिए चीन के सेना दिवस के उपलक्ष्य में, आप देखिए राजधानी बीजिंग में। गिरमिटिया मजदूर के इतिहास पर शोध के लिए कैम्ब्रिज में फेलोशिप की बात हो रही है। जलते मालवाहक जहाज से 20 भारतीय क्रू मेंबर बचाए गए इसमें। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा। T20 विश्व कप हो रहा है ना। एलेक्स हेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ली। इंग्लैंड के आरंभिक बल्लेबाज हैं। प्रमुख भगत सुकांत कदम की जीत से शुरुआत। भारत के स्टार पारा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत और आप देखिए सुकांत कदम ने 4 देशों के बीच चल रहे नेशंस पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में आसान जीत के साथ शुरुआत की है इसमें। और ये आप देखिए पीसीबी ने पूर्व अध्यक्ष के निधन पर जताया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनके पूर्व टेस्ट क्रिकेटर एजाज भट्ट के निधन पर। दक्षिण कोरिया ने पाक को बराबरी पर रोका। गत चैंपियन दक्षिण कोरिया ने लगभग 35 मिनट तक पिछड़ने के बाद एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में शुक्रवार को यहाँ मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान को एक की बराबरी से रोका है। ये भारतीय कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने जीता स्वर्ण पदक, ऐतिहासिक। जर्मन ब्राजील बाहर, अनूठा है यह विश्व कप। महिला विश्व कप की बात हो रही है। प्रणव सेमीफाइनल में राजावत से भिड़ेंगे सिंधु, श्रीकांत बाहर हुए इसमें। ये बैडमिंटन टूर्नामेंट खिलाड़ी है, याद देखेंगे। भाषा की समस्या पर केस नहीं किया जा सकता है ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट कह रहा आरोपी ने की थी मामले को यूपी से बंगाल ट्रांसफर करने की मांग। दुर्घटना के स्थल सिलीगुड़ी, गवाहों के वहां के होने की दलील भी खारिज की है। या आप देखिए उद्यमिता की चुनौतियां, तो ये भी पढ़ते रहा करिएगा। नवाचार की सफलता, सीखें सकारात्मक रहना। नेगेटिव आप थॉट आने लगे तो आप लोग थोड़ा हटाया करिएगा। जितना बड़ा काम करेंगे उतना ही आप देखिए नेगेटिव
थॉट आएंगे, आप देखिए कि आपको डिमोटिवेट होंगे आप। तो अपने माँ बाप से बात कर लिया करिए जब आपको लगता है कि आप बुरी स्थिति में जा रहे हैं, ये सब देखा करिएगा, ठीक है। बिजली की चपेट में आकर हथनी उसके 2 बच्चों की मौत हुई है असम में, बड़ी दो। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ पॉइंट मिल जाती है। अमेरिका में पहली बार किया गया इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट का इस्तेमाल 1914 में। आज ही के दिन पहली बार अमेरिका में एक चौराहे पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी। इसमें सड़क पर लगे खंभे पर हरी और लाल बत्तियों के माध्यम से सिग्नल दिया जाता था। सड़क के किनारे एक कंट्रोल रूम होता था जिसमें लगे स्विच के माध्यम से इसे संचालित किया जाता था। परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित करने के लिए मॉस्को में हुई संधि 1963 में। आज ही के दिन मॉस्को में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस ने वायुमंडल, अंतरिक्ष में और पानी के नीचे परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक लगा दी और LNTV संधि पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता तक पहुंचने में 8 वर्ष लग गए। बाद में आप देखिए 108 देशों ने इससे जुड़ गए। 10 अक्टूबर को यह संधि प्रभावी हुई। प्रगतिशील लेखन के अग्रणी कवि माने जाते हैं सिमंगल सिंह। प्रसिद्ध कवि और शिक्षाविद सिमंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। BHU से हिंदी साहित्य में शोध कर विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक व वाइस चांसलर के रूप में आप देखते सेवाएं दी। पहला कविता संग्रह हिल्लोल 1939 में आप देखिए प्रकाशित हुआ। मिट्टी के बारात, युग का मूल, फिलय सैजन, विश्वास बढ़ता ही जीवन में के गान, विंद्र, हिमालय और उनकी चर्चित रचनाओं में शामिल है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1999 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। फूल की घाटी में फूल फल रहा है हिमालय का कुनवा, ये आप देखिए विलुप्त हो रहे फिका को किया जा रहा है संरक्षित। और दुर्लभ फूलों और वनस्पतियों के लिए ख्याति प्राप्त उत्तराखंड स्थित फूलों की घाटी की बात हो रही है। 17.23 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी। 17 साल का जीवन काल है इसका। 2 से 5 बच्चों को जन्म देती है एक बार में। 120 से 350 ग्राम तक वजन होता है। 25 से आप देखिए 30 दिन होता है गर्भधारण की अवधि इसकी। और जैव विविधता से कहते हैं कि गहरा इसका नाता है, रिश्ता है। खरगोश परिवार का सदस्य कहलाता है बिना पूंछ वाला चूहा। फिक्की को वर्ष 2016 में चिंतागढ़ श्रेणी का दर्जा भी दिया गया था। बेड रेस्ट से निष्क्रिय हो जाने वाले बुजुर्ग के लिए रोज 25 मिनट टहलना पर्याप्त है। टहलना नुकसान नहीं है, योगा करते रहिए, टहलते रहिए। भांग के डंठल से बनेगा प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल होने से पर्यावरण को नहीं पहुंचेगा नुकसान और विदेशों पर खत्म होगी निर्भरता। ऐसे बनेगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। भांग के डंठल में लिपिड और सेलुलोज होता है। मशीन से डंठल के सूक्ष्म कण बनाए जाते हैं, फिर इसमें पॉलीलैक्टिक एसिड मिलाकर दाना और आप देखिए उसमें बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक तैयार होता है। और दाने में आप देखिए मिलाए जाने वाले PLA की भी कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। और आम प्लास्टिक को गलने में कई वर्षों का समय लगता है, जबकि भाग से बना बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक 180 दिनों के अंदर नष्ट होता है। चर्चा का विषय बनी गाय और सांप की दोस्ती। नई दिल्ली की देख लीजिए, इंटरनेट मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें आती रहती हैं। माइंड डाइट लेने से बेहतर हो सकता है स्कूली बच्चों का अपने काम पर फोकस। 7 दिनों के प्रयोग में ही कार्य निष्पादन में सटीकता दिखा सकारात्मक असर। बच्चों के कार्य प्रदर्शन में सुधार के लिए इस आधार पर की जा सकती है पहल हो रहा है लोग पे। 7 से 11 साल तक के 85 बच्चों को किया गया इसमें शामिल। चलिए भी आप लोग मेडिटेशन हो गया, अब योगा हो गया, ये सब आप लोग ध्यान दिया करिएगा। मौन विरोध। जर्मनी में प्रसिद्ध कोलोन कैथेल के सामने बैगनी और सफ़ेद बैरिकेड ट्रैप से लिपटे बच्चों के पुतलों का एक ऑल इंस्टॉलेशन। 313 छोटे पुतलों के इस इंस्टॉलेशन को जर्मनी के कलाकार डेनिस जोसेफ मेसेग ने तैयार किया, जिसमें सैटर्ड सोल्स इन ए सी ऑफ साइलेंस नाम दिया गया। इसके माध्यम से आप देखिए कैथोलिक चर्च में बच्चों का यौन शोषण की घटनाओं के प्रति विरोध जताने की बात हो रही है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की आप देखिए न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा बनी हुई है। मेहनत आपको करनी है अच्छे से, ठीक है।